हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे सैलिसिलेट मीन्स हम बात कर रहे हैं एस्पिरिन की। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है कि नसैड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन देख लिया। इसमें हम लोग आज देख रहे हैं सैलिसिलिक एसिड मीन्स सैलिसिलेट्स, इसकी ड्रग है एस्पिरिन। तो अगर हम बात करें एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन क्या होता है? इट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। क्या होता है? ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन। लेकिन बॉडी में जैसे जाता है तो क्या होता है, वहाँ बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट बनाता है सैलिसिलिक एसिड। तो यही सैलिसिलिक एसिड जो आपका बना हुआ है इसे बोलते हैं एस्पिरिन। अब हम बात करेंगे एस्पिरिन की, तो हमारी बॉडी में एस्पिरिन अगर हम लोग ले रहे हैं तो बॉडी में क्या क्या इफेक्ट देता है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं नसैड्स, तो हमने बताया कि नसैड्स में हम बात कर रहे हैं एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसका मतलब अगर एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन तीनों इफेक्ट दे रहा है। पहले इफेक्ट देखेंगे हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, तो पहला है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। बस इसमें एक डिफरेंस है कि अगर एनाल्जेसिक की बात करें तो जो आपका सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है जैसे मार्फिन हो गया, तो इनका जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है एस्पिरिन का वो मार्फिन जैसा नहीं है, मार्फिन से कम है, क्योंकि हमने बताया कि पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग है। तो एस्पिरिन प्रोड्यूस एनाल्जेसिक एक्शन weaker than morphine. Aspirin causes hypothermia. It causes anti-inflammatory action. इसका मतलब है कि अगर हम एस्पिरिन अपनी ले रहे हैं हम लोग, तो एस्पिरिन हमारे पास बॉडी में तीन इफेक्ट शो करेगा, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर हम बात करें एनाल्जेसिक की, एनाल्जेसिक जो इफेक्ट होगा वो मार्फिन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट की। तो अगर हम मेटाबॉलिक इफेक्ट की बात करें तो जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है एट द डोज ऑफ किस पे, एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज पे एस्पिरिन क्या करता है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहाँ का, स्केलेटल मसल का बढ़ा देता है। इसका मतलब है स्केलेटल मसल में जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की। तो अब रिस्पायरेशन क्या है कि रिस्पायरेशन जो इफेक्ट है ये डोज डिपेंडेंट मैनर पे है। डोज डिपेंडेंट मैनर ये होता है कि जैसे जैसे डोज हम बढ़ाते जाते हैं हमारा बॉडी में इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो ये जो अगर हम बात करें एट एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज की बात करें तो ये क्या करता है, रिस्पायरेशन को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब है कि जो एस्पिरिन है, जो सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलेट्स है, वो आपका क्या है, डोज डिपेंडेंट मैनर काम करता है, ठीक। और अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज की बात करें उस डोज पे क्या करता है, रिस्पायरेशन को इंक्रीज कर देता है। अब हम बात करते हैं एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की। तो अगर हम बात करें एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज पे क्या करता है, इट कॉजेस सिग्निफिकेंट चेंजेस, मीन्स थोड़ा सा चेंज कर देता है किसके, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मीन्स एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में थोड़ा सा क्या करता है, चेंज करता है, वो भी किस पे, एट एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज पे। अब अगर हम बात करें जीआईटी की, जीआईटी में हमने बताया था कि एस्पिरिन, इससे पहले भी हम लोगों ने पिछली क्लास में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एस्पिरिन की अगर बात करें, इट कॉजेज एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। हमने आपको बताया था एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो जाता है, क्यों होगा, क्योंकि उसने बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या करेगा, सेंसिस को कम कर देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी के लिए, हमारे अब स्टोमक के लिए प्रोटेक्टिव काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिस कम हो जाएगी, तो हमने बताया था वहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या करता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है। तो यहाँ कॉजेज एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस एंड नोजिया एंड वोमिटिंग। जैसे ही लेंगे क्या करती है, धीरे धीरे नोजिया और वोमिटिंग काज करने लगता है। ये तो हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि बॉडी पे डिफरेंट एक्शन क्या है। अब हम बात करें अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये काम कैसे करता है एस्पिरिन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम मेनली बात कर रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर रहे हैं। जितनी भी बातें हम लोग करेंगे नसैड में वो प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर रहे हैं। तो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोलाइपेज A2 के प्रेजेंस में बनाएगा एरेक्डोनिक एसिड। एरेक्डोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब यही जो प्रोस्टाग्लैंडिन है यही आपका इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हम करते क्या है, हम लेंगे एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है, इस साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जैसे ही साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्दर जितनी भी प्रोसेस हैं
वो आपकी क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो एस्पिरिन है वो साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जैसे साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, फर्दर पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। अब तो ये रहा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं कि प्रिकॉशन मीन्स किस कंडीशन में हमें क्या करना है कि एस्पिरिन को नहीं देना है। तो सबसे पहला जो है वो है लीवर डिजीज के कंडीशन में आपको क्या करना है कि एस्पिरिन को हम लोग क्या करते हैं, एवॉइड करते हैं। दूसरा चीज़ देखिए अल्सर के केस में, क्योंकि हमने बताया कि अल्सर ऑलरेडी पेशेंट को है, इसको देंगे तो क्या करेगा, अल्सर को और प्रोवोक कर देगा, ज़्यादा अल्सर क्रिएट कर देगा, जिससे सीवियर कंडीशन हो जाएगी। तीसरा क्या है कि आपका है G6PD डिफिशियंसी। अगर G6PD डिफिशियंसी किसी पेशेंट में है, अगर उसको हम एस्पिरिन दे देंगे तो क्या होगा, हीमोलिसिस काज हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं G6PD डिफिशियंसी। इसका मतलब जो पेशेंट अगर G6PD डिफिशियंसी से अगर वो है, उसके पास है, ग्रसित है वो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग एस्पिरिन नहीं देंगे। अब ये तो रहा कि आपको प्रिकॉशन किस किस डिजीज में किस किस ड्रग के साथ नहीं देना है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेक्शन की, कि किन ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन है। अगर हम बात करें वारफेरिन, नेप्रोक्सेन, फिनाइल ब्यूटाजोन, नेप्रोक्सेन, वारफेरिन के साथ हम क्या करेंगे, एस्पिरिन को नहीं देंगे, क्योंकि एस्पिरिन क्या करता है, इनको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस कर देगा, और जैसे ये ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस होंगी, इनकी क्या होगी, फ्री फॉर्म में आएंगी, बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी इन ड्रग की। इसका मतलब है कि एस्पिरिन को वारफेरिन, नेप्रोक्सेन, फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ नहीं देना है। दूसरा चीज देखिए कि इट इनहिबिट ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। अब क्या करेगा, यूरिक एसिड के सिक्रीशन को ये कम कर दे रहा है, सिक्रीशन नहीं होने देगा। अगर यूरिक एसिड सिक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो हो गया इंट्रैक्शन। अब हम बात करें कि क्या यूजेज हैं, तो आपको हमने बताया था यूजेज याद करने की जरूरत नहीं है, जो क्लासिफिकेशन में है वही यूज आप तुरंत उठा के लिख दीजिए। देखिए एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी हो गया आपका, 3 यूजेज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। NSAID की सबसे ज़्यादा इसी में इसका यूज होता है। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन का देखा हम लोगों ने, एस्पिरिन क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किसको साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, प्रिकॉशन क्या है, किस डिजीज कंडीशन में नहीं देना है, और हम लोगों ने लास्ट देखा इंट्रैक्शन। तो ये तो रहा आपका एस्पिरिन मीन सैलिसिलिक एसिड। और एक चीज़ और भी है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको अगर आप वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक भेज देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, मीन्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। आप वहाँ से देख सकते हैं, जितनी भी आपकी केमिस्ट्री की सिंथेसिस होगी, जितनी भी डाउट्स होंगे, सब वहाँ पे आप देखेंगे वीडियो, आपको सब चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका रहा एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे गाउट और अर्थराइटिस। थैंक यू।